Good morning, class 8. Today I am going to start the next topic of your history from chapter 1, World During Modern Age. The topic of today is growth of nationalism, the French Revolution, and rise of socialist thought and Russian Revolution. Before these topics, we have read all these points that are written above. So let's start the topic of today. So the first topic of this video lecture is the French Revolution. तो let's start. पीछे वीडियो क्लिप में हमने पढ़ा अमेरिकन रेवोल्यूशन और उसमें हमने ये देखा और समझा कि अमेरिका 13 कॉलोनीज के रूप में था, जिसमें फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड जैसे देश अपना अपना अधिकार करके बैठे हुए थे, जो इंडिपेंडेंट बना और यूएसए के नाम से फेमस हुआ। यहाँ भी फ्रांस के बारे में पढ़ना है। फ्रांस ने अपने कंट्री के अंदर यानी फ्रांस पे शासन चलती थी एब्सोल्यूट मोनार्किज्म का, यानी अनियंत्रित राजतंत्र का, या पूरी तरह से कहो राज व्यवस्था। तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन होने के पहले कारण को समझे। फ्रांस का जो सोसाइटी था वो 3 क्लास में बटा हुआ था, जिसे स्टेट्स कहा जाता था। अब ये तीनों स्टेट्स कौन थे? फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट्स एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी। क्लर्जी मतलब पूरा का पूरा चर्च से रिलेटेड जो कैरेक्टर है, जैसे बिशप, पोप या प्रिस्ट। सेकेंड स्टेट्स में आते थे नॉबिलिटी। इसमें पूरा का पूरा राजा का फैमिली और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे। और थर्ड स्टेट में आते थे कॉमन्स। कॉमन्स मतलब पीजेंट्स, बिजनेसमैन, लैंड लेबर या सर्वेंट, ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। तो इस पूरे स्टेट्स में पहला जो 2 स्टेट था यानी क्लर्जी और नॉबिलिटी का, ये टैक्स पेड नहीं करते थे, किसी भी तरह का टैक्स पेड नहीं करते थे। और प्रशासन के पूरे खर्च का भार झेलना पड़ता था थर्ड स्टेट्स को। एंड उसके बावजूद भी जो अच्छी लाइफ होती थी वो सिर्फ फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग ही जी पाते थे। तो इन थर्ड स्टेट वालों में से एक नए क्लास का इमर्ज हुआ जो मिडिल क्लास के नाम से जाना गया। इस मिडिल क्लास में लोग थोड़ा सा शिक्षित होते थे। अब इन शिक्षित लोगों में कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने आइडियाज से फ्रांस में जो मोनार्की थी यानी राजा वाली सिस्टम थी उसको चैलेंज किया। ये कैरेक्टर थे रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू। इन लोगों ने अपनी अपनी किताबें लिखी और अपने अपने आइडियाज़ दिए। तो जुलाई 1789 में पहली बार रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर के यानी नेशनल असेंबली बनाने की मांग हुई और रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म से गवर्नमेंट बनाने की मांग हुई, जिसके वजह से बेस्टाइल जो कि राजा का एक स्टेट प्रिजन था, जेल था, जिसको 14 जुलाई 1789 में कॉमन पीपल यानी थर्ड स्टेट वालों लोगों ने स्टॉर्म कर दिया। वहाँ से जो भी कैदी थे उन्हें छुड़ा दी गई और इसके बाद नेशनल असेंबली अडॉप्ट हुई, मतलब लागू हुई, और उसने लोगों को यानी सिटीजन से रिलेटेड राइट्स को डिक्लेयर किया एंड लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए और फ्रांस एक रिपब्लिकन कंट्री बना। और जो चर्च या जो नॉबिलिटी की जो संपत्ति थी उसे उनसे छीन ली गई। फ्रांस का जो किंग और क्वीन था उनको फांसी लगा दी गई और पूरे फ्रांस में इक्वलिटी वाला वातावरण बना। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, किस तरह से फ्रांस में जो राजशाही सिस्टम थी उसको समाप्त करके कैसे फ्रांस एक नेशन बना। तो नेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है नेशनलिज्म। चलो वो भी समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपका अगले क्लिप में मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो ये है आपका टॉपिक ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। पहले इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ये नेशनलिज्म एक तरह का भावना था जो 19th सेंचुरीज में यूरोप में फेमस हो रहा था। तो देखते हैं यहाँ पे, पीपल लिविंग इन अ पार्टिकुलर टेरिटरी बिलोंगिंग टू सेम रेशियल ग्रुप शेयरिंग ए कॉमन हिस्ट्री एंड कल्चर
speaking the same language, consider themselves as one people and share a feeling of oneness। मतलब एक पार्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले लोग जो एक ही जैसे रेसिज्म को फॉलो करते हो, जिनका कल्चर और हिस्ट्री एक जैसा हो, जो एक लैंग्वेज बोलते हो, जो अपने आप को एक व्यक्ति मानते हो और सब में एकता की भावना हो। तो इस तरह के जो फीलिंग्स होती है वो ये भावना जगाती है कि हम लोग एक नेशन से, एक देश से बिलोंग करते हैं, और इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म में 19वीं सेंचुरी से पहले फ्रांस और यूरोप में जो भी कंट्रीज थी, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जो थी, उन सारे राज्यों में चलते था फ्यूडलिज्म, मतलब सामंतवादी सिस्टम। और फ्यूडलिज्म में क्या हुआ कि धीरे धीरे कॉमर्स और ट्रेड का विस्तार हुआ, तो नए नए शहर और टाउन्स बने। तो जो बड़े लोग थे वो राजा के मदद से, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जो मर्चेंट्स लोग थे वो राजा को सपोर्ट किया करते थे, और लोग क्या करते थे, अपना इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड अपने राजा के कारण ही यूनाइट करके रखे हुए थे। यानी राजा ही एक ऐसा व्यक्ति होता था जो सब लोगों को एक यूनिटी में बांध के रखता था। तो इस तरह से एक राज्य बनता था। तो वैसे राज्यों को कहा जाता था नेशन स्टेट, और यही नेशन स्टेट आगे चल के नेशनलिज्म का रूप लिया, जिसकी वजह से इटली, जर्मनी, पोलैंड, ग्रीक और भी बहुत सारे कंट्री इंडिपेंडेंट होकर के अपने रूलर के अंडर में नए नेशन के रूप में वर्ल्ड मैप में इमर्ज हुए। तो ये था नेशनलिज्म का एक छोटा सा टॉपिक। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रशियन रिवॉल्यूशन, एंड लास्ट टॉपिक है आपका सोशलिस्ट थॉट। तो पहले सोशलिस्ट थॉट को समझते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वजह से यूरोप में दो सोसाइटी बन चुके थे, एक कैपिटलिस्ट, दूसरा वेज अर्नर। तो कैपिटलिस्ट को हैव्स भी कहा जाता था, वेज अर्नर को हैव नॉट्स भी कहा जाता था। तो चलो देखते हैं, कैपिटलिस्ट जो होते थे ये प्रोडक्शन करवाते थे और फ़ायदा कमाते थे, जबकि जो वेज अर्नर होते थे इन बड़े कैपिटलिस्ट की फैक्ट्रीज में काम करते थे, एंड जो प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट को इन लोगों के बीच में शेयर नहीं किया जाता था। जो कैपिटलिस्ट होते थे उनका बस एक ही मोटो होता था, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना। अब इसके वजह से फ़ायदा वो तो कमा रहे थे वर्कर के वजह से, लेकिन जो वर्कर थी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी सोसाइटी के अंदर, वो बहुत ही मतलब बदतर स्थिति को फेस कर रहे थे। तो वर्कर्स अपने राइट के लिए फ़ाइट करना शुरू किए, और इसमें उनकी मदद किया कुछ फिलोसफर ने, जैसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ये दो कैरेक्टर बहुत ही फेमस था इस क्षेत्र में, जिसका प्रभाव लोगों पे पड़ा। तो ये क्या थ्योरी दिए थे जिसका प्रभाव पड़ा? कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखा था दास कैपिटल। अब ये जो दास कैपिटल बुक थे इसमें उन्होंने बताया एक कम्युनिज्म को सपोर्ट किया। ये एक साइंटिफिक वे था। इसके अनुसार जो प्रोडक्शन है, जैसे इंडस्ट्रीज, लैंड, एग्रीकल्चर या फार्म्स में, वो कंट्रोल उस पर कंट्रोल होना चाहिए समाज का, सोसाइटी का, और इससे होने वाले फ़ायदा को सब में बराबर बराबर बांटी जानी चाहिए। इस तरह का सोच था कम्युनिज्म का, यानी सोशलिज्म का। जबकि इसके जस्ट अपोजिट में था कैपिटलिज्म का। वो तो संपत्ति को सपोर्ट करते थे एंड साथ ही साथ प्रॉफिट को अपना मोटो मान के चलते थे। इस वजह से क्या हुआ कि एक नए सोच का जन्म हुआ, और यहाँ पे मजदूरों ने क्या किया, एक नए समाज की स्थापना की और इस तरह के सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाए। ऐसा सिस्टम देखने को मिला रसिया के अंदर। रसिया के अंदर भी शासन जो करता था उसे जार कहा जाता था, और इसमें रसिया में सबसे ज़्यादा जार के विरुद्ध आवाज़ उठाया एक बहुत फेमस व्यक्ति जिसका नाम था लेनिन। ये पहला सोशलिस्ट था जिसने रशियन रिवॉल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एंड इसके वजह से ही रसिया एक नेशन के रूप में इमर्ज हुआ। आज पूरी दुनिया में वो कम्युनिज्म या फिर सोशलिस्ट कंट्री के नाम से फेमस है, जबकि दूसरी ओर यूएसए जैसे कंट्री है जो कैपिटलिस्ट को फॉलो करते हैं। तो ऐसे देशों के बीच में युद्ध होता रहता है, वाक युद्ध, जिसको कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। यानी जब दो कंट्रीज़ के बीच में, खासकर कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बीच में टेंशन जब बढ़ती है तो ऐसे सिचुएशन को कोल्ड वार कहा जाता है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आज पूरे वर्ल्ड लेवल पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था है जो आने वाले समय में वर्ल्ड वार ना हो इस बात का ध्यान रखती है। तो अब आपका ये चैप्टर हिस्ट्री का पहला समाप्त होता है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स है
जो क्वेश्चन आंसर है मैं वो आपको सामने रखने जा रहा हूँ, आप देखें और समझें और बनाएं। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव, जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शंस 7 क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स का 5 क्वेश्चन दिख रहा है। एंड इस लास्ट पेज में आपको दिख रहा है ट्रू फॉल्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तक ही बनाएं एंड रफ कॉपी में बनाएं, या फिर हाँ रफ कॉपी में ही बनाएं। जब किताब मिलेगी या किताब खरीद लोगे तो आप उसमें अंडरलाइन भी कर सकते हो। जब स्कूल खोलेगी तो पहले के जैसा मैं उसे चेक करूँगा और फिर आपको इसे फेयर में उतारना है। तो इन दोनों क्लास के लिए, दोनों बुक के लिए, यानी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, इसके लिए आप वीडियो क्लिप देखें और एक नोट्स तैयार करें, ताकि जब हम टेस्ट के लिए क्वेश्चन तैयार करें अंदर से तो आप उसे बना सकें। और टेस्ट में ईमानदारी भी रखना बहुत ज़रूरी है। सो धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास 8। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर हिस्ट्री फ्रॉम चैप्टर 1, वर्ल्ड ड्यूरिंग मॉडर्न एज। The topic of today is growth of nationalism, the French Revolution, and rise of socialist thought and Russian Revolution. Before these topics,